बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 319 किस्सा सुन चुके हैं और अब 320 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने अली ग्रुप के रुकन को अपनी आमद की इतला दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे मतलूबा मालूमात हासिल हो चुकी थी, लिहाजा अब मैं मुतमईन था। रात के खाने से कबल हम चारों मेकअप करके नया रूप धार चुके थे। मैंने क्लारा से उसकी मर्जी दरियाफ्त की थी और उसने मेरे साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की थी। चुनाचे मैंने उस पर भी मेकअप कर दिया था। अब सिर्फ कागजात की तैयारी का मरहला रह गया था और ये काम कराना सागा की जिम्मेदारी थी। अगले रोज शाम 4 बजे तक न सिर्फ हमारे पासपोर्ट बन गए बल्कि उन पर होटल के वीजे भी लग गए थे। रात 10 बजे की फ्लाइट के टिकट मिले थे। उन लोगों के पास स्मेल डिटेक्टर हैं, इसलिए मेकअप में होने के बावजूद तुम्हें खतरात का सामना करना पड़ेगा, सागा ने कहा। शीख रॉय में इकलौता मनूस डिटेक्टर था जो तबाह हो चुका है, लिहाजा डरने की कोई जरूरत नहीं। सागा अपने आदमियों के साथ हमें छोड़ने एयरपोर्ट तक आया। वो बार बार हमारी इतनी जल्दी रवानगी पर इजहार अफसोस कर रहा था। शीख रॉय एयरपोर्ट पर तो सागा हमें अलविदा कहने आ गया था, लेकिन रात 12 बजे के करीब जब हम गोटेल एयरपोर्ट से बाहर आए तो वहाँ कोई हमें रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं था। और मौजूद कैसे होता, हमने किसी को अपनी आमद की इतला भी तो नहीं दी थी। शीख रॉय से गोटेल तक पहुँचने में हमें किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। एयरपोर्ट से टेरेस महल पहुँचने में मजीद आधा घंटा लगा। तहजीब और बुढ़ का ख्याल था कि मैं एयरपोर्ट से जनरल टेरेस को फोन करूंगा, मगर मैंने फोन करने की बजाय खुद ही वहां पहुंच जाने को तरजीह दी। पहले मेरा इरादा किसी होटल में क़याम करने का था, लेकिन फिर अचानक ज़हन में एक ख्याल आया कि मैंने टेरेस महल का रुख करने का इरादा कर लिया। टेरेस महल में बैलिनोव को दिया जाने वाला डिनर इख्तिताम को पहुंच चुका था और शायद सारे मेहमान वापस जा चुके थे। मैं टेरेस महल के गेट पर टैक्सी से उतरकर गेट की तरफ बढ़ा तो मुझे देखकर मुहाफिज बौखला गए, क्योंकि मैं अपनी असल शक्ल सूरत में था। अपना मेकअप मैंने टैक्सी में ही खत्म कर दिया था। टेरेस महल का कौन सा ऐसा मुलाजिम था जो मुझे ना पहचानता हो? वो तो मुझे सीधा अंदर ले जाना चाहता था, मगर मैं पहले जनरल टेरेस से बात करना चाह रहा था। गेस्ट हाउस से मैंने फोन पर जनरल टेरेस से बात की। वो अपनी ख्वाबगाह में जा चुका था, मगर मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं थी। अरे अली मेरे दोस्त, तुम कब होटल पहुंचे? उसने हैरिस से कहा। ये सारी बातें तो होती रहेंगी, इस वक्त तो तुम मुझे ये बताओ कि डेविड रियान कहाँ है? वो गेस्ट हाउस के कमरे में मुकीम है, जनरल टेरेस ने कहा। क्यों, खैरियत है? खैरियत ही समझो, मेरे साथ एक और मेहमान खातून है, उन्हें डेविड के साथ ठहराना है। तो इसमें क्या मुश्किल है? जनरल ने हैरिस से कहा। मेरा ख्याल है यहाँ कोई शख्स तुम्हारी बात मानने से इनकार कर ही नहीं सकता। बात यह है कि मैं उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ। क्या इसका इंतजाम हो सकता है? इसका इंतजाम तो है, तुम उसे गेस्ट हाउस भिजवा दो, बकिया इंतजामात मैं कर रहा हूँ। मैंने टैक्सी को किराया देकर रुखसत किया और फिर हम गेट के अंदर से एक कार में बैठकर असली इमारत की तरफ रवाना हो गए। क्लारा को गेस्ट हाउस की तरफ भेज दिया गया था। जितनी देर में हम इमारत तक पहुंचे, जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन भी इमारत के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। उन्होंने रवायती गर्मजोशी का मुजाहरा करते हुए हम लोगों का इस्तकबाल किया। इस बार तो तुमने वापस आने में बहुत तेजी दिखाई, जनरल टेरेस ने कहा। या तो बरसों के लिए गायब हो जाओगे या फिर इतनी जल्दी वापस आ जाओगे कि यकीन ही ना आए। सारा कसूर हालात का है जनरल, इस बार हालात ने तुम्हारी तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि कोई मजबूरी ही है जो तुम्हें हमारी तरफ ले आई होगी, वरना हम लोग इस लायक कहाँ कि तुम हमें किसी काबिल ही समझो, कैथी ब्राउन ने कहा। तुम लोग मेरे लिए क्या हो, इसे अगर मैं बयान करना चाहूँ तो भी अल्फाज के जामे में नहीं डाल सकता, मैंने संजीदगी से कहा। मैं जिस किस्म की जिंदगी गुजार रहा हूँ उसमें अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाता तो किसी और के लिए कैसे निकालूं? अरे अरे, तुम तो संजीदे ही हो गए, कैथी ब्राउन ने हंसकर कहा। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम बेशक मजाक कर रही हो, मगर मैं संजीदा हूँ। मालूम नहीं वो वक्त कब आएगा जब मैं सुकून का सांस ले सकूंगा। ये सारी फजूल बातें अंदर बैठकर बहुत तफसील से करेंगे, जनरल ने मुझे बाजू से पकड़ते हुए कहा। इस किस्म की बातों के लिए ये जगह नहायत नामुनासिब है। अंदर पहुंचकर सुकून से बैठने के बाद जनरल ने कहा, अब ये बताओ कि क्या चलेगा? खाना तो तुम लोग खा ही चुके होगे, इस वक्त तो चाय ही चलेगी, लेकिन मैं उन दोनों की गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ, वरना दावत का खाना जरूर चखता। उन दोनों को यकजा किया जाएगा तो तुम्हें जरूर उनकी गुफ्तगू सुनाऊंगा, लेकिन ये दावत के बारे में तुम्हें आते ही किसने बता दिया? जनरल ने हैरान होकर कहा। बताएगा कौन? कैथी ब्राउन बोली। अली की कुव्वत शामा बहुत अच्छी है, दावत के खानों की खुशबू सूंघ ली होगी। हाँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। और अजीब बात यह है कि बैलिनोव की खुशबू खानों की खुशबुओं पर हावी थी।
इस बार कैथी बरोन ने भी हैरत से मुझे देखा। जरूर कोई खास बात है, उसने कहा, वरना तुम आते ही ये तज़किरा शुरू न कर देते। मैंने तहजीब की तरफ देखा और मेरा इशारा पाकर तहजीब बोली, बेलिनोव के एजाज में दिए जाने वाले डिनर की इतला हमें शीगुराई में ही मिल गई थी, तभी तो हम भागम भाग यहाँ पहुंचे, मगर अफसोस लेट हो गए, डिनर खत्म भी हो चुका है। जनरल टेरेस बड़े गौर से देख रहा था। एक बात तो बहरहाल साबित होगी, उसने कहा, बेलिनोव किसी खुसूसियत का हामिल जरूर है। क्या सिर्फ इस वजह से कि मैंने मेलिनोव का तज़किरा कर दिया? मैंने पूछा। हाँ, इसलिए कि आज से कबल मैंने कभी तुम्हें किसी शख्स के बारे में इस तरह बेसब्री का मुजाहरा करते नहीं देखा। क्या मेलिनोव वाकई इतना अहम आदमी है कि उसके एजाज में सरकारी तौर पर डिनर दिया जाता? डिनर मैंने निजी हैसियत में दिया था, ताम फिर भी वो सरकारी ही कहलाएगा, जनरल टेरेस ने कहा। बात दरअसल ये है कि सनती मैदान में हम बहुत पीछे हैं। बेलिनोव की अहमियत इतनी नहीं है जितनी हम उसे अहमियत देने के लिए मजबूर हैं। उसे यहाँ कुछ मसाइल दरपेश थे जिनके लिए वो मुझसे मिलना भी चाह रहा था। मैंने सोचा कि उसे डिनर ही दे डालूं, उसके मसाइल भी हल हो जाएंगे और उसे ये भी एहसास होगा कि यहाँ उसे नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं ये समझने से कासर हूँ कि उसकी शख्सियत में तुम्हारी दिलचस्पी की कौन सी चीज है? मैंने सुना है वो यहाँ के सबसे बड़े होटल में ठहरा हुआ है। मैंने जनरल का सवाल उड़ाकर कहा। उसने पूरे 2 फ्लोर बुक करा रखे हैं। वो तनहा तो नहीं है, उसके साथ माहिरीन का पूरा गिरोह है। उसके अपने मुलाजमीन है, हिफाजती अमला अलग है। हिफाजती अमला? मैंने हैरत से कहा। उसे क्या खतरा है कि वो हिफाजती अमला लिए घूम रहा है? वो एक अरबपति बल्कि खरबपति सरमायादार है। वो अपनी हिफाजत नहीं करेगा तो और कौन करेगा? कोई भी शख्स उसे अगवा करके करोड़पति तो बन नहीं सकता है। तब तो हिफाजती अमले का जवाब बनता है। मैंने बेख्याली के आलम में कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी उम्र अजीज जाया कर रहा हूँ, क्या मुझे करोड़पति बनने की कोशिश करने का कोई हक नहीं है? बूढ़ ने कहा और मैं छौंक कर उसे घूरने लगा। तुमसे कितनी बार कहा है कि हर वक्त बेदुखी बातें मत किया करो, लेकिन क्या मजाल कि तुम पर जरा बराबर भी असर हो जाए। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि बूढ़ के मुंह पर ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लो? जब बेतुकी बातें सुनने का मूड हुआ करे ताला खोल दिया करो, वरना लगा रहने दिया करो। लेकिन यह नहीं हो सकता, तुम खुद से बेतुकी बातें करने से गुरेज करो। तहदीब ने उसे घूरते हुए कहा। एक बूढ़ी तो ऐसा शख्स है जो फिजा को बोझल नहीं होने देता, कैथी बरोन बोली, और तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो। मेरा जी चाहता है कि मुस्तकिल यहीं रिहाइश इख्तियार कर लूं, बूढ़ ने फैलते हुए कहा। कम अज कम यहाँ बूढ़ की बेइज्जती खराब तो नहीं होगी। एक तो ये वैसे ही जामे से बाहर रहता है, ऊपर से तुम और इसकी हौसला अफजाई कर रही हो। तहदीब ने मुंह बनाकर कहा, अब तो ये हमारा जीना ही 2 बार कर देगा। बात हो रही थी बेलिनोव की। जनरल टेरेस ने उकता कर कहा, दरमियान में तुम लोगों ने मालूम नहीं क्या शुरू कर दिया। मैं जनरल को देखकर मुस्कुराया। अगर मैं ये कहूँ कि बेलिनोव का ताल्लुक ईगल से है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? जनरल टेरेस उछल पड़ा। कैथी बरोन भी बुरी तरह चौंकी थी। पहले कभी तुम्हारी कोई बात गलत साबित हुई हो तो मैं शुबा भी करूं, लेकिन क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? मैं बेहद संजीदा हूँ जनरल, मैंने कहा। अगर ये बात ना होती तो मैं कभी इस तरह भागा हुआ यहाँ ना पहुँचता। बहुत अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, जनरल ने टेलीफोन की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं भी उसे गिरफ्तार करने का हुक्म देता हूँ। क्या हमाकत कर रहे हो जनरल? मैंने तेजी से कहा। इतने बड़े आदमी को किस इल्जाम में गिरफ्तार करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जनरल टेरेस एक झटके से रुक गया। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, उसने कदरे परेशानी से कहा, मगर सवाल ये है कि फिर बेलिनोव का क्या किया जाए? तुमसे कहने का मतलब ये तो नहीं था कि तुम जरूर उस सिलसिले में कुछ करो, बल्कि ये सिरे से तुम्हारा मसला ही नहीं है, ये तो मेरा मसला है, उसे मैं खुद देख लूंगा। ऐसे तो तुम्हारा हर मसला मेरा होता है, लेकिन इस सिलसिले में मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता, जनरल टेरेस ने बेबसी से कहा। लेकिन तुम्हें बेलिनोव के बारे में इतला कहाँ से मिली? इस किस्म की इतलात कहीं ना कहीं से मिली जाया करती हैं जनरल। शीगुराई मेगल से मार्का आराई के दौरान एक आम शख्स कब्जे में आ गया था। ये इतला उसी की फराम करता है। इस खबर की तस्दीक तुमने किस तरह की? जनरल ने पूछा। अब करूंगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। जब से ये इतला मिली है उस वक्त से इतना मौका ही नहीं मिल सका। तुम बहुत खतरनाक होगे वली। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम किसी ऐसी इतला पर अपना इत्मीनान किए बगैर ही यकीन कर सकते हो। ये मसला में पहले से ही दरपेश है। मुझे चूंकि इस खबर की सदाकत पर यकीन है, इसलिए मैंने तस्दीक की जरूरत महसूस नहीं की। टाम क्लारा और डेविड रेयान की बातें सुनकर मुमकिन है कोई इंकिशाफ हो जाए। अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें उन दोनों की गुफ्तगू इसी जगह सुनवा दूं, जनरल टेरेस ने कहा। जिस काम के लिए मैं बेचैन हूँ उस काम के लिए तुम मुझे इजाजत तलब कर रहे हो। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये काम कर लो। जनरल टेरेस ने अपने आदमियों को चंद हदायत जारी की, जिसके चंद मिनट के अंदर अंदर हम सब दीवारों में नस्ब पोशीदा स्पीकरों के जरिए गेस्ट हाउस के उस कमरे में होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे जिसमें डेविड रेयान मुकीम था।
क्लारा को अब तक डेविड रेयान के बारे में कुछ इल्म नहीं था, इसलिए उसे अचानक सामने पाकर वो अपनी हैरत का इजहार किए बगैर न रह सकी। अरे तुम यहाँ डेविड, तुम मादाम क्लारा हो ना? डेविड ने कहा। क्लारा को देखकर वो भी काम हैरान नहीं हुआ था। उसके बाद चंद लम्हे खामोशी रही। गालिबन वो दोनों ही सोच में गुम थे कि इस मौके पर उन्हें क्या करना चाहिए। आखिरकार डेविड रेयान ने पहल की। रैंडल ने मुझ पर कातलाना हमला कराया था क्लारा, उसने गुस्सीले लहजे में कहा, इसलिए मैं अली के साथ मिल गया। ओह तो ये बात है, इसलिए हमें शी गुराय में अली के हाथों इतनी बुरी तरह उज़ीमत उठानी पड़ी। हाँ, और चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अली के साथ अपना ताबुन जारी रखूंगा। किसी शख्स को भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारी जिंदगी का मालिक बन बैठे। मेरे साथ भी यही सानिया गुजरा है डेविड, मेरे लिए भी मौत का फरमान जारी कर दिया गया था। अगर अली का ताबुन ना होता तो मैं दूसरी दुनिया को सुधार चुकी होती, लेकिन वो है कहाँ? वो तो रैंडल को ठिकाने लगाने का अज़म करके यहाँ से गया था। वो हाई कमान के पीछे पड़ गया है। उसका कहना है कि पहले 5 सुपर ईगल को खत्म करूंगा, उसके बाद गोल्डन ईगल यानी रैंडल उर्फ मोशी हावर्ड को ठिकाने लगाऊंगा। वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। डेविड की मुजरिबाना आवाज सुनाई दी, लेकिन वो 5 सुपर ईगल को तलाश कैसे करेगा? उसे चाहिए कि रैंडल से निमटने के बाद उन 5 की तरफ देखे। मेरी जगह जोन्स को शी गुराय में इंचार्ज बनाकर भेजा गया था। अली ने उस पर तशद्दुद करके उससे S1 के बारे में मालूम किया है। जोन ने S1 की हैसियत से बेलिनोव का नाम लिया है। क्या कह रही हो? डेविड ने चौंक कर कहा, बेलिनोव तो वो शख्स है जो इन दिनों गोटे हिल में ही है, वो S1 कैसे हो सकता है? जोन ने तो यही बताया जिस पर अली ने आंख बंद करके यकीन भी कर लिया है। अगर अली ने जोन से तशद्दुद करके ये बात उगलवाई है तो मुमकिन है ये बात दुरुस्त ही हो। वो S1 नहीं है, क्लारा ने कतियत से कहा, इसलिए कि मैं S1 से वाकिफ हूँ। तो तुमने अली को क्यों नहीं बताया? डेविड ने तेजी से कहा, या तुम्हारी हमदर्दियां अब बीगल के साथ हैं? नहीं, क्लारा ने एक ठंडी सांस ली। अगर कोई चाहे भी तो अपने जानी दुश्मन के साथ हमदर्दियां बरकरार नहीं रख सकता, लेकिन मसला ये है कि अली ने पूरी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। अगर ये बात है तो फिर उसे जोन की फराम करदा इतला पर कामिल यकीन होगा। वो एक तजर्बाकार आदमी है, उसके बारे में जो कुछ सुना है वो तो एक तरफ रहा, उसके साथ मैंने जो मुख्तसर सा वक्त गुजारा है उसमें मैंने यही देखा है कि वो हर तरह से मुतमईन होने के बाद ही कोई कदम उठाता है। डेविड हंसा, मैं तुम्हारे चेहरे पर बिखरी हुई बेतबारी साफ पढ़ सकता हूँ। तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए। फर्ज करो बेलिनोव S1 साबित नहीं होता, तो इस सूरत में तुम उसे बता सकोगे कि असल S1 कौन है? और यही असल बात है। मैंने जनरल टेरेस से कहा, फर्ज करो बेलिनोव असल S1 है, तो उस पर हाथ डालने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा मुझे यकीन है कि जोन ने मुझसे गलत बयानी नहीं की। क्लारा की मालूमात पुरानी है, ईगल के ढांचे में जो तब्दीलियां हुई वो उनसे बेखबर है। गोया तुमने महज वक्त बचाने के लिए बेलिनोव को आजमाने का फैसला किया है। नहीं, ये तो एक ज़िमनी बात है। असल बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मुझे यकीन है कि वही S1 है। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है अली। यहूदियों का अमल दखल बहुत बढ़ चुका है। सियोनी साजिशों से दुनिया का कोई मुल्क भी महफूज नहीं है, कोई भी महफूज नहीं है। वो नुकसान भी उठाते हैं, मगर उनके सरों में ऐसा सौदा समाया हुआ है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। दुनिया का कोई खित्ता उनकी साजिशों से महफूज नहीं है। इसराइल तो खैर उनका गढ़ है, फलस्तीन उनका असल हदफ है, लेकिन वो तमाम मुस्लिम ममालिक के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं ताकि वो अपनी कुव्वत उनके खिलाफ मरकूज न करने पाए। वो गैर मुस्लिम ममालिक को भी मुख्तलिफ मसाइल में उलझाए रखते हैं ताकि कोई मुल्क उनकी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज न बुलंद कर सके। उन्होंने आलमी इक्तिसादियात पर कब्जा कर रखा है। जब तक उनके खिलाफ मुनज़्ज़म पैमाने पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, उस वक्त तक कोई हतमी नतीजा बरामद होना मुश्किल है। मैं और मेरे चंद साथी उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं उनके सामने सीना सुपर हूँ। इस तरह मेरा ज़मीर तो मुतमईन है कि मैं उनके खिलाफ अपनी मकदूर भर कोशिश करने से मुंह नहीं मोड़ रहा। बेलिनोव तक रसाई करना आसान नहीं था। मैंने बुड को उस काम पर लगा दिया कि वो बेलिनोव से मेरी मुलाकात कराने का बंदोबस्त करे। बेलिनोव कोई मामूली आदमी नहीं था। मैं उस पर अंधाधुंध हाथ नहीं डाल सकता था। मुझे ये भी ख्याल रखना था कि जनरल टेरेस की पोजीशन खराब ना होने पाए। किसी और का मामला होता तो मैं किसी भी तरह अपना काम चला लेता, मगर बेलिनोव के मामले में मैं मोहतात रहने के लिए मजबूर था। बेलिनोव की पर्सनल सेक्रेटरी बड़ी जोरदार चीज है चीफ। बुड ने मुझे ये खबर देते हुए होठों पर जबान फेरी। क्या मैंने तुम्हें यही खबर लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी? मैंने उसे खुशमगी निगाहों से घूरते हुए कहा। उसका नाम कैरोलिन है चीफ, और उसकी मर्जी के बगैर कोई बेलिनोव से नहीं मिल सकता, इसलिए उसका जिक्र बेहद जरूरी है। चलो ठीक है, मैंने नर्म पड़ते हुए कहा। तो फिर तुमने बेलिनोव से मुलाकात के लिए वक्त ले लिया? क्या कह रहे हो चीफ? बुड ने हैरत से कहा। बेलिनोव से मिलना कोई मजाक नहीं है, बल्कि कैरोलिन तक भी रसाई हासिल करना जोए शेर लाने के मुतराबिक साबित होगा। बल्कि कैरोलिन तक भी रसाई हासिल करना आम काम नहीं होगा। इन फजूलियात से मुझे कोई गरज नहीं।
बेलिनोव के पास वक्त हो या ना हो, कैरोलिन तक रसाई कितनी दुश्वार क्यों ना हो, मुझे हर कीमत पर बेलिनोव से मुलाकात करनी है, ख्वाह वो मुलाकात कितनी मुख्तसर क्यों ना हो। मुख्तसर मुलाकात करने से क्या फायदा होगा? फर्ज करो वो तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता है, तो इन 5 मिनटों के दौरान तुम क्या कर लोगे? ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है, मैंने झुंझला कर कहा। जो काम तुम्हारे सुपुर्द किया गया था वो तो तुम कर नहीं सके और गैर मुतल्लक बातों में उलझा रहे हो। मैंने कैरोलिन तक रसाई हासिल कर ली है, उससे शनासाई पैदा कर ली, क्या ये कोई कारनामा नहीं है? वह बूढ़ को घूरने लगा उसके अंदाज से। मुझे यकीन हो गया कि उसने जरूर कोई कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था। तुम हमेशा ऊट पटांग बातें और हरकतें करके अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद करते हो। अगर तुम मुझसे वक्त हासिल नहीं कर सके तो सीधी तरह क्यों नहीं बताते? मुझ पर डांट पड़ रही है और तुम बैठी देख रही हो, बूढ़ ने शाकी लहजे में तहदीब से कहा। वाकई मुझे ये करना चाहिए कि तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊं, तहदीब ने तंदिया लहजे में कहा। तुम भी ठीक ही कह रही हो मैडम, बूढ़ ने एक सरदा भर के कहा। बूढ़ हर तरफ से डांट फुटकारी पड़नी चाहिए। 3 घंटे बर्बाद करके कैरोलिन से शनासाई पैदा की और यहाँ डांट डपट हो रही है। अरे तो तुम्हारी सुई कैरोलिन पर क्यों अटक कर रह गई है? तहदीब ने झुंझला कर कहा। इसलिए कि उससे गुजरे बगैर हम बेलिनोव तक नहीं पहुंच सकते, बूढ़ ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। सिर्फ इतना बता दो कि उससे गुजरने में कितनी देर और लगेगी, तहदीब ने बेबसी से कहा। अब तुमने ठीक से पूछा है तो अब बता भी देता हूँ, बूढ़ ने शरारत अमेज लहजे में कहा। मैं उससे गोटेल के सबसे बड़े इशाती अदारे के मुदीर पब्लिशर के हैसियत से मिला था। मैंने उससे कहा था कि हमारा नुमाइंदा मिस्टर बेलिनोव से इंटरव्यू लेना चाहता है। उसने आज शाम 5 बजे का वक्त दिया है। उससे तो बहुत से इंटरव्यू लिए गए होंगे, फिर उसने तुम्हें वक्त कैसे दे दिया? तहदीब ने कहा। यही तो कमाल है, अभी तक कोई भी उसका इंटरव्यू करने में कामयाब नहीं हो सका। तुम तो बड़े बाकमाल आदमी हो बूढ़, मैंने तारीफी लहजे में कहा। लेकिन तुमने उसे राजी कैसे किया? मैंने उससे कहा कि हमारा नुमाइंदा रवायती किस्म का इंटरव्यू नहीं लेगा, बल्कि ये इंटरव्यू नजरियाती होगा। बस ये बात सुनकर कैरोलिन राजी हो गई और फिर उसने बेलिनोव को भी तैयार कर लिया होगा। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि तुम्हारे अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता था, मैंने संजीदगी से कहा। और तुमने एक बड़ा काम किया है। बुढ़ की जिंदगी तुम्हारे किसी काम आ जाए चीफ, इसके सिवा बुढ़ की जिंदगी का और कोई मकसद भी नहीं है। तो उससे रसाई का बंदोबस्त तो हो गया, अब सवाल ये है कि तुम उससे ईगल से वाबस्तगी का एतराफ किस तरह कराओगे? तहदीब ने कहा। अभी मैं क्या कह सकता हूँ, मालूम नहीं उससे मुलाकात के दौरान वहाँ मेरे और उसके अलावा और कितने अफराद होंगे। कोई भी नहीं होगा चीफ, बुढ़ ने कहा। वो एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी से मिलता है और इसी दौरान में कोई भी उसके बुलाए बगैर अंदर नहीं जा सकता। ये उसकी आदत तो हमारे हक में जाती है। इस तरह मेरा काम तो आसान हो जाएगा, लेकिन ख्याल रखना चीफ कि उसका हिफाजती हमला बेहद अलर्ट है। मुकम्मल तलाशी लिए बगैर कोई भी शख्स उससे नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा हुआ तुमने ये बात भी मुझे बता दी, वरना मुमकिन है मैं कलारा वाला शुआई पिस्तौल अपने हमरा ले जाने की कोशिश करता। होटल की 5वीं और 6ठी मंजिल पूरी तरह बेलिनोव के कब्जे में थी। लिफ्ट से बाहर कदम रखते ही मुझे धर लिया गया। कौन हो तुम? लिफ्ट के सामने खड़े हुए दुरुस्त नकूश वाले शख्स ने बुझ से उखड़े हुए लहजे में कहा। और उस फ्लोर पर क्यों आए? मैं हल्के से मेकअप में था और यहाँ आने के लिए मैंने खास एहतमाम किया था। अगर मैं किसी आम से हुलिये में होता तो मुझे उस शख्स के लहजे पर इतनी हैरत ना होती, लेकिन मैंने तो बेहतरीन लिबास रेबदन कर रखा था। यहाँ आने से कबल मैंने एहतियात मिले पानी से गुस्ल किया था और इसी पर बस नहीं किया था, बल्कि कपड़ों पर भी खास मिकदार में परफ्यूम छिड़का था। मेरे कंधे से झूलता हुआ टेप रिकॉर्डर और कैमरा भी ये साबित करने के लिए काफी था कि मैं कोई आवारा गर्द नहीं हूँ। सवाल ये था कि क्या यहाँ आने वाले हर शख्स के साथ ही ऐसा सलूक किया जाता है? मैं एक सहाफी हूँ, मैंने जेब से एक शनाख्ती कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। और मिस्टर बेलिनोव से 5 बजे मेरी मुलाकात तय है। इसी दौरान में 2 और अफराद भी आकर मेरे दाएं बाएं खड़े हो गए। उस शख्स ने मुझसे शिनाख्ती कार्ड ले लिया था और उसका मुआयना कर रहा था। वक्त तो तुमने 5 बजे का लिया है, फिर तुम 1.25 घंटा पहले क्यों चले आए? उसने मेरा जाली शिनाख्ती कार्ड मुझे वापस करते हुए कहा। उसका लहजा अब पहले की निस्बतन खासा बेहतर था। मुझे बताया गया था कि मिस्टर बेलिनोव से मुलाकात से कबल मुझे चंद मराइल से गुजरना पड़ेगा, लिहाजा वक्त से कुछ कबल आ जाऊं तो बेहतर होगा। तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया गया था, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही पहले चले आए। उसने सवालिया नजरों से उन दोनों की तरफ देखा जो मेरे दाएं बाएं खड़े हुए थे। चलो कोई बात नहीं, उनमें से एक ने कहा। अब ये आ ही गए हैं तो हम इनका वक्त कारामद करने की कोशिश करेंगे। फिर वो शख्स मुझे अपने साथ एक कमरे में लाया और मुझे बैठने का इशारा किया। मिस्टर बेलिनोव से तुम किस किस्म के सवालात करोगे? उसने मुझसे पूछा। हम लोग कभी पहले से सवालात लिख कर नहीं लाते, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। ये तो हम वक्त आने पर ही तय करते हैं कि किस किस्म के सवालात करने हैं। उसने मुझे घूर कर देखा। इस तरह टाले जाने पर वो बुरी तरह झुंझलाया हुआ नजर आ रहा था।
मैंने सुना है वक्त की पाबंदी के मामले में मिस्टर मैलिनोव बेहद सख्त हैं। मैंने कहा मकसद ये जाहिर करना था कि मैं माहौल से कतन मरूब नहीं हूँ। और भी बहुत से मामलात में वो बेहद सख्त हैं। उसने तीखे लहजे में कहा। उनसे गुफ्तगू करते हुए बेहद मोहतात रहना उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था जैसे वो मुझे मरूब करने के दर पे हो। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा मोहतात रहूंगा। मैंने बेनियादी से कहा अब तक 13 सरबराहाने ममलिकत के इंटरव्यूज कर चुका हूँ। ओह, वो मुझे बड़े गौर से देखने लगा। तुम कब से इस फील्ड में हो? उसने खरीदने वाले अंदाज में पूछा। काम करने के लिए 8 घंटे मुकर्रर है, मगर मैं 16 घंटे काम करता हूँ। इस एतबार से मुझे साफी दुनिया में 20 साल हो चुके हैं। यही बात तुम सीधी तरह भी कह सकते थे कि तुम्हें इस फील्ड में 10 साल हो गए हैं, उसने नागवारी से कहा। मैं हर बात वजाहत से करने का आदी हूँ, मैंने फख्रिया लहजे में कहा। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि तुम असल सूरत-ए-हाल से ला इल्म रह जाओ। वो खामोश हो गया। शायद उसने मुनासिब यही समझा था कि मेरे मुंह ना लगे। और मैं सोच रहा था कि यहाँ तो कदम रखना ही 2 बार है। आखिर बुढ़ ने कैरोलिन तक किस तरह रसाई हासिल की होगी? मिस्टर मैलिनोव से मिलने से कबल तुम्हारी तलाशी ली जाएगी, लिहाजा अगर तुम्हारे पास कोई भी हथियार वगैरह हो तो हमारे हवाले कर दो। चंद मिनट बाद उसने कहा हथियार? मैंने हैरत का इजहार करने के लिए आंखें फाड़ी। भला एक साफी के पास हथियार का क्या काम? हथियार तो गुंडे बदमाश रखा करते हैं। उसके चेहरे पर तारी बदमजगी के आसार मजीद गहरे हो गए। मैंने उसे गुंडे बदमाशों की फहरिस्त में जो ले जा खड़ा कर दिया था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, खून के घूंट पी कर रह गया। फिर थोड़ी देर यूं ही खामोशी से गुजर गई। मेरा अंदाज उसके लिए सख्त नापसंदीदा था। मालूम नहीं वो ईगल से मुतल्लक था या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल था कि मैलिनोव के हमले के किसी भी फर्द का ताल्लुक ईगल से नहीं हो सकता था। उसके साथ काम करने वाले गुंडे बदमाश तो जरूर हो सकते थे, मगर ईगल से मुतल्लक नहीं हो सकते थे। चंद मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक खुश लिबास शख्स कमरे में दाखिल हुआ। अपने एतबार से वो निचले दर्जे का बदमाश हरगिज मालूम नहीं हो रहा था। उसने आते ही बड़ी शाइस्तगी के साथ मुझसे कहा, आप ही वो रिपोर्टर हैं जो मिस्टर मैलिनोव का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं? बदकिस्मती से मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ मेरे साथ ये सलूक किया जाएगा तो मैं अपनी जगह किसी और को भेज देता। क्यों जनाब? उसने बड़ी नरमी से कहा, क्या हमारे किसी आदमी से कोई गलती हो गई? मुझसे तरह तरह के चुभते हुए सवालात पूछे जा रहे हैं। अब आप ही बताएं, क्या कोई शरीफ आदमी अपने साथ असला लेकर घूमता है? ये तो लफंगों की हरकतें हुआ करती हैं। लेकिन हमारा उसूल है कि बगैर तलाशी लिए किसी को मिस्टर मैलिनोव से नहीं मिलने देते। देखिए, आपका उसूल सर आंखों पर, लेकिन किसी से बराह रास्त ये सवाल करना भी तो अच्छा नहीं मालूम होता कि आपके पास असला तो नहीं है। मैं आपसे हर उस बात के लिए मादरत ख्वाह हूँ जो आपको नागवार गुजरी। आप मिस्टर मैलिनोव के मेहमान हैं। हम आपकी तौहीन के मुर्तकिब किस तरह हो सकते हैं? मैं अब तक 13 सरबराहाने ममलिकत का इंटरव्यूज कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि बड़े लोगों तक रसाई के लिए मुतअद्दिद मराहिल से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि ये हिफाजती इंतजामात व मराहिल अशद जरूरी होते हैं। मुमकिन है मुझसे जो सवालात किए गए वो भी इस सिलसिले की कड़ी हों, इसलिए मैंने इसे इतना ज्यादा माइंड भी नहीं किया। आप एक तजर्बेकार साफी हैं, इन नदाकतों को समझते हैं। आइए दूसरे कमरे में चलें। मैं उसके साथ एक और कमरे में आया जहां मेरी जामे तलाशी ली गई, मगर ये तलाशी बहुत ज्यादा बारीक बीनी से भी नहीं ली गई थी। वजह गालिबन ये होगी कि मेरा ताल्लुक गोटेल के सबसे बड़े इशाती इदारे से था। मेरे साथ ज्यादा नारवा सलूक करने की सूरत में उन्हें खतरा होगा कि कहीं उनके खिलाफ कोई मनफी खबर न छप जाए। उन्होंने मेरा कार्ड भी चेक किया था और हर तरह से मुतमईन हो गए थे। फिर उन्होंने मुझसे तशरीफ रखने को कहा और मैंने तशरीफ रख ली। जिन 2 अफराद ने मेरी तलाशी के फराइज सर अंजाम दिए थे वो स्याह सूटों में मलबूस थे। अपने जारी हुलिये के एतबार से वो स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसा नजर आते थे। आप मिस्टर मैलिनोव से किस किस्म के सवालात करेंगे मिस्टर राजर? उनमें से एक ने मुझसे पूछा। मुझे अफसोस है कि मैं सवालात तहरीर करके नहीं लाया, वरना आप हजरात के मुलाहिजे के लिए जरूर पेश करता। ये बात तो साफी रवायात के खिलाफ है, उसने बड़ी मतानत से कहा। सवालात हमेशा पहले से तैयार किए जाते हैं। मुझे अफसोस है कि एक तवील अरसा इस मैदान में गुजारने के बावजूद मैं साफी रवायात से इतना वाकिफ नहीं जितने आप लोग हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी चाहता है कि अब आपकी शागिर्दी इख्तियार करके थोड़ी बहुत साफत भी सीख ही डालूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी का ये सफर राय गां ही चला जाए। मेरे मुखातिब के चेहरे पर खफीफ सी बुखलाहट के आसार नमूदार हुए। मुमकिन है यहाँ गोटेल में ऐसा ना होता हो। उसने अपनी बुखलाहट को बड़ी खूबसूरती से छुपाते हुए कहा, दरअसल हमारा पूछने का मकसद ये था कि सवालात मिस्टर मैलिनोव की जात से मुतल्लक नहीं होने चाहिए। अब ये तो होने से रहा कि मैं उनसे आप लोगों की जात के मुतल्लक सवालात करूं। मैंने अपने लहजे में तहय्यर पैदा करते हुए कहा, इंटरव्यू जिससे मुतल्लक होगा सवालात भी उससे मुतल्लक ही किए जाएंगे। हमें बताया गया था कि वो वैसा इंटरव्यू नहीं होगा जैसे आम तौर पर इंटरव्यूज होते हैं।
बल्कि ये एक नजरियाती किस्म का इंटरव्यू होगा। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ ये जमानत दे सकता हूँ कि ये आज तक लिए गए किसी भी इंटरव्यू से कतई मुख्तलिफ होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं ये नहीं कह सकता कि क्या पूछूंगा और क्या नहीं पूछूंगा। मेरी 2 गुफ्तगू ने उन लोगों के छक्के छुड़ा दिए। उन्हें कम अज कम ये तो यकीन हो गया होगा कि उनका साबका एक बेबाक साफी से है। मिस्टर मेलिनोव ये पसंद नहीं करते कि उनसे उनकी जात के बारे में सवालात किए जाएं। उस शख्स ने अपनी जान छुड़ाते हुए कहा, लिहाजा अगर तुम ये चाहते हो कि उनका इंटरव्यू तुम्हारे अखबार की जीनत बने तो उनसे जाती सवालात करने से गुरेज करना, वरना ये भी हो सकता है कि वो दरमियान में ही इंटरव्यू खत्म करने का ऐलान कर दें। उसके बाद मुझे कैरोलिन के पास ले जाया गया। बुढ़ के कहने के ऐन मुताबिक कैरोलिन बेइंतहा हसीन थी। उसे हसीन होना भी चाहिए था। एक तो वो यहूदी थी, यहूदी लड़कियां होती ही बेहद हसीन है, और दूसरे वो दुनिया के एक बहुत बड़े सरमायादार की सेक्रेटरी थी। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से तकरारी के लिए मालूम नहीं कितनी यहूदी लड़कियों के दरमियान ज़ाहिरी हुस्न और दीगर सलाहियतों का मुकाबला हुआ होगा। मेलिनोव के कमरे में दाखिले की इजाजत से कबल एक बार फिर मुतअद्दिद आलात की मदद से मुझे सर से पैर तक चेक किया गया और फिर ठीक 5 बजे मुझे क्लियरेंस दे दी गई। मैं बड़ी एहतियात से कमरे में दाखिल हुआ जहाँ मेलिनोव पहले ही एक सोफे पर बुराजमान था। उसके जिस्म पर सफेद रंग का बेदाग सूट था। मैंने एक ही नजर में उसका तफसीली जायजा ले लिया। उसकी उम्र 50 से ऊपर ही थी, कद दरमियाना और सर पर बराए नाम बाल थे। मेलिनोव के हकम में 2 बॉडीगार्ड मौजूद थे, जबकि मुझे बताया गया था कि वो जब भी किसी से मिलता है कमरे में कोई तीसरा फर्द नहीं होता। मैं हाजिर हो सकता हूँ जनाब, मैंने अपने हकम में दरवाजा बंद करने के बाद नहायत संजीदगी से कहा। मेलिनोव ने सर को खफीफ सी जुम्बिश से मुझे कमरे में दाखिल होने की इजाजत दी और उसके साथ ही उसके हकम में मौजूद दोनों अफराद अंदरूनी कमरे की तरफ चले गए। मेरी खुशकिस्मती है जनाब कि मुझे आप जैसे बड़े आदमी से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। मैंने बड़े न्याज़मंदाना अंदाज में उससे मुसाफिया करते हुए कहा। उसने मुझसे मुसाफा करने में किसी खास गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया और इशारे से मुझे बैठ जाने को कहा। उसके मुकाबिल बैठने से कबल मैंने अपने कंधों से लटकता हुआ टेप रिकॉर्डर वस्ती मेज पर रखा और उसे ऑन कर दिया। अब जो भी गुफ्तगू होती वो टेप हो जाती। उसके बाद मैं भी एक सोफे पर जा बैठा और कैमरा उतार कर गोद में रख लिया। ये दोनों अफराद जिन्हें तुमने देखा है ये मेरे बॉडीगार्ड हैं और तरबियत याफ्ता कमांडो हैं। मेलिनोव ने पहली बार लब कुशाई की और उसका अंदाज ऐसा था जैसे मुझे खौफजदा कर देना चाहता हो, ताकि अगर मेरा कोई गलत किस्म का इरादा हो भी तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाए। जाती तहफ़्फ़ुज़ हर शख्स की जरूरत होता है और आप जैसे लोगों को तो ज़ाहिर है बहुत ज्यादा मुतात रहना पड़ता है। उसने इस बात में सर हिलाया और हाथ बढ़ाकर मेज पर रखे हुए नफीस सिगार में से एक सिगार निकाल कर सुलगाने लगा। उसने मुझसे ये पूछने तक की जहमत नहीं की थी कि मैं तंबाकू नोशी करता हूँ या नहीं। हम लोग सनती मैदान में बहुत पीछे हैं, मैंने कहा, लिहाजा आपके इस फैसले ने कि यहाँ कारसाजी की सनत कायम की जाए खुशी की लहर दौड़ा दी है। मेलिनोव ने सिगार का कसीफ धुआं उगलते हुए एक बार फिर सर को इस बाती जुम्बश दी। तरक्की पजीर मुल्कों को मदद देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। आपके नजरियात लायक सताइश है। अखबारात आपकी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं, मगर किसी को ये नहीं मालूम कि आपका असल मंसूबा क्या है। मेलिनोव सिगार के गहरा कश लेते लेते रुक गया और उसने चौंक कर मुझे देखा। असल मंसूबे से तुम्हारी क्या मुराद है? उसने सरसराती हुई आवाज में कहा। कारों की सनत में इस वक्त जापान दुनिया को लीड कर रहा है। अब तक किसी ने ये सोचने तक की जहमत नहीं की कि आप उसका मुकाबला किस तरह करेंगे। मैंने महसूस किया कि मेलिनोव ने सुकून की एक गहरी सांस ली है और उसके तने हुए असाब ढीले पड़ गए हैं। सनदी मैदान में जापान की बालादस्ती तशवीशनाक हदूद में दाखिल हो गई है, मेलिनोव ने कहा, और उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। जापान के मैदान में आने से कबल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और इटली आलमी मंडियों पर छाए हुए थे। उन ममालिक की मसनूआत आज भी पायदारी के मामले में अपना सानी नहीं रखती, मगर जापान ने पायदारी को पसे पुश डाला और अपनी तमाम तर तवज्जो इकनॉमी पर सर्फ कर दी। ये वो मामला था जिस पर कोई भी मुल्क मुफाहमत करने को तैयार नहीं था और ना है। यही वजह है कि अब जापान का मुकाबला करना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। सवाल ये है कि ये बातें तो सब जानते हैं। आपने खासी वजाहत से इस मसले पर रोशनी डाली, मगर किसी ने जापान का मुकाबला करने की कोशिश क्यों नहीं की? इस सवाल के जवाब के लिए बहुत ज्यादा तफसील में जाना पड़ेगा, लेकिन ये बात तय है कि इस मामले में इनफरादी तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो इज्तिमाई मसला है और इसे इज्तिमाई बुनियाद पर ही हल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अमेरिका में बैठकर ये चाहूँ कि सस्ती मसनूआत तैयार करने लगूं, तो ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि हुकूमत और तमाम सनतकार भी इस पर तैयार ना हो। क्या गोटेल में कारों की सनत लगाने का फैसला जापान से मुकाबला करने की कोशिश की एक कड़ी है? मैंने कहा,
हाँ, मेलिनोव ने इस बात में सर हिलाया। ये उस सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन फिलहाल उसकी नौयत तजर्बाती होगी। ये बताएं कि आपने इस काम के लिए गोटेल को ही क्यों मुंतखब किया? तरक्की पजीर ममालिक तो और भी बहुत से हैं। इस सवाल का क्या जवाब दिया जा सकता है? मैं अगर कहीं और सनत लगाता हूँ तो वहाँ भी यही सवाल किया जा सकता था। मेरा मतलब है गोटेल को मुंतखब करने की कोई खास वजह तो जरूर ही रही होगी। सबसे आम वजह तो ये है कि गोटेल अब तक जापान की दस्त से महफूज है। मेरी कोशिश है कि सनतकारी के लिए ऐसे ही ममालिक का इंतखाब किया जाए जहाँ भी जापान का अमल दखल ना हुआ हो। बहुत उम्दा जवाब है मिस्टर मेलिनोव, मैंने कहा। मेरे लहजे में हल्का सा तंज था जिसे वो महसूस नहीं कर सका, लेकिन बाद हल्के इस बात पर गौर कर रहे हैं कि असल जवाब कुछ और तो नहीं है। कारोबारी हलकों में तो ख्याल आराइयां की ही जाती हैं, कारोबारी रकाबतें भी होती हैं, लोग बातें भी बनाते ही रहते हैं। मेरा इशारा कारोबारी हलकों की तरफ नहीं था मिस्टर मेलिनोव, मैं तो साफ्ती हलकों की बात कर रहा था। क्या मतलब? मेलिनोव ने चौंक कर कहा। साफ्ती हलकों में किस किस्म की ख्याल आराइयां हो रही हैं? मैं तो बड़ी पाबंदी से अखबारात का मुतालिया करता हूँ, मुझे तो कोई ख्याल आराई नजर नहीं आई। ख्याल आराई नहीं हो रही मिस्टर मेलिनोव, चह मगोइयां हो रही हैं, और उन चह मगोइयों का अखबारात में छपने वाली खबरों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेलिनोव बेचैन नजर आने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो। अखबारी रिपोर्टर शैतान के चेले कहलाते हैं, मैंने कहा। बाज़ औक़ात ऐसी खबरें भी खोद लाते हैं जिनका गुमान तक नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं अखबारी दुनिया के लोगों से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। मेलिनोव ने गुस्सीले लहजे में कहा। बात दूर और करीब रहने की नहीं है मिस्टर मेलिनोव, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जिन खबरों को मंजर आम पर आना होता है वो तो आकर ही रहती हैं। मेरा तजर्बा है कि अखबारी रिपोर्टर साफी से ज्यादा ब्लैकमेलर होते हैं, और ब्लैकमेलर का करीब ना आना ही बेहतर होता है, इसलिए मैं इंटरव्यूज तक देने से गुरेज करता हूँ। मैं तो आपको एक दानिशमंद शख्स समझता था, लेकिन आप तो बहुत आम सतह की गुफ्तगू करते हैं। आप हम लोगों को ब्लैकमेलर कह रहे हैं, जबकि दर हकीकत हम लोगों से ताउन करते हैं। बहुत मामूली मुआवजों की वजह हम ऐसी खबरें शाया होने से रोक देते हैं जिनकी इशाअत से मतलूबा शख्स को नाकाबिले इतलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। हम तो आप लोगों के खादिम है जनाब, मगर मालूम नहीं क्यों हमें गलत समझा जाता है। मैं इसलिए इंटरव्यू देने पर आमादा हो गया था कि शायद तुम किसी कदर मुख्तलिफ आदमी साबित हो गए, मगर तुम भी रवायती सहाफत के पैरोकार निकले। आप गलत फहमी का शिकार है मिस्टर मेलिनोव। यहाँ कोई रवायती सहाफत नहीं हो रही, ना ही इनकलाबी सहाफत हो रही है। ये तो सहाफत बराए ताउन कहलाएगी, जैसे आप तिजारत बराए अमारत करते हैं। ये कितनी अजीब बात है मिस्टर मेलिनोव कि आप लोग एक साफी से दयानतदारी की तवक्को करते हैं। साफी दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए दुरुस्त खबर छाप दे तो उसे निशाना बनाया जाए, और ताउन करते हुए खबरें छपा ले तो ब्लैकमेलर कहलाए। हालांकि ये ताउन दो तरफा होता है, हम तो फकत पेशकश करते हैं। अगर मुतलका शख्स का दामन साफ हो तो वो क्यों हमसे ताउन करने लगा? फिर साफी क्यों मतून होता है? दूसरी पार्टी को भी इतना ही बुरा कहना चाहिए जितना साफी कहलाता है। तुम यहाँ इंटरव्यू करने आए हो या अपने पेशे की वकालत है? मेलिनोव ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं मसरूफ आदमी हूँ, मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं है। वक्त तो निकाला जाता है मिस्टर मेलिनोव, मैंने खेज लहजे में कहा।